10th के साइंस के चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 2 जो है हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बात आई कि मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। देखो सीधी सी बात है, जरा यहाँ से पता लगाते हैं। जो मेटल होते हैं ना आपके, मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। और नॉन मेटल क्या होते हैं आपके? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इस तरीके से मेटल एंड नॉन मेटल एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक। जैसे बात करते हैं मान लो सोडियम की, एक तरफ हम ले रहे हैं सोडियम और एक तरफ हम ले रहे हैं क्लोरीन। ठीक है, सोडियम आपका मेटल है और क्लोरीन आपका नॉन मेटल है। तो सोडियम जो है Na होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 281। और क्लोरीन का Cl सिंबल होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देकर इसका ऑक्टेट पूरा करता है और अपना भी ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो Na ने सोडियम ने क्या करा, खुद बन जाता है Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है। और क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बन जाता है? Cl माइनस। ठीक है, इस तरीके से सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। दिस इज हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, सिंपल है। अब कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं, आयनिक बॉन्ड वगैरह के बारे में क्या कह रहा है ना। यहाँ देखो ये एग्जाम्पल दिखा रखा है पूरा Na और Cl का। ठीक है, और इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, और बस यही है इसके अंदर। अब जैसे देखो एक एग्जांपल और देख रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड को भी हम एक बार अच्छे से समझा देते हैं। मैग्नीशियम का जो होता है और क्लोरीन का जो होता है, मैग्नीशियम होता है 282 और क्लोरीन होता है 287। अब ये दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसे दे देता है ना, और एक और इलेक्ट्रॉन किसको देगा? दूसरे क्लोरीन को देगा। ठीक है, इस तरीके से ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम Mg2+ बनता है और दो इलेक्ट्रॉन दे देता है। और क्लोरीन क्या करते हैं? दो क्लोरीन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और क्या बन जाते हैं? 2Cl माइनस। तो हम लिखेंगे कैसे? Mg, क्लोरीन कितने हैं? दो, तो MgCl2 बन जाता है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है? चार प्रॉपर्टीज दे रखी है, चारों इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं फिजिकल नेचर की, तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। ये कंपाउंड ब्रिटल होते हैं, मतलब जब इन्हें हथौड़े से मारा जाता है, पीसा जाता है तो ये चूरा बन जाते हैं। ठीक है, जब इन पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो पहली बात हो क्लियर हो गई होगी। सेकंड चलते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत था ना, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। दैट्स वाई उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बात करें सोल्युबिलिटी की, तो ये जनरली सोल्यूबल होते हैं वाटर में और इनसोल्यूबल होते हैं किसमें? कैरोसिन, पेट्रोल जैसे सॉल्वेंट्स में। नेक्स्ट लास्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं इनकी बात करूं, जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनके कोई आयंस फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, क्या लिखा है देखो, आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस जो है सॉलिड में पॉसिबल नहीं होते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर रिजिड होता है। बट लेकिन जब इनको हम मोल्टन स्टेट में पिघलाते हैं तो पिघलाने की वजह से कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं आपके, और जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, तो सोडियम Na+ बन जाता है और क्लोरीन Cl- बन जाता है। तो चार्ज आ जाते हैं, चार्ज आने की वजह से जो है फ्रीली ये मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या लिखना है, सॉलिड फॉर्म में नहीं करते, मोल्टन स्टेट में कर देते हैं। बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स की। अब देखो हमारे अर्थ की क्रस्ट में ही सारे मेटल्स पाए जाते हैं, हमें उन्हें क्या करना होता है? माइनिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, और मिनरल्स वगैरह भी हमें सब वहीं से मिलते हैं आपके। अब मिनरल्स को हम ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स को ओर बोलते हैं। ठीक है, अब मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो शुरुआत में, है ना। ऊपर वाले गरीब अमीर होते हैं, नीचे वाले मिडिल क्लास होते हैं और सबसे नीचे वाले गरीब होते हैं। तो ये जो ऊपर वाले हैं इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से सोल्व करते हैं। ठीक है, और जो मिडिल टर्म वाले होते हैं उनको हम रिडक्शन करके करते हैं, और ये नेटिव स्टेट में ही पाए जाते हैं आपके। ठीक है, जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से एक बार, अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर ना तीन कैटेगरी में होते हैं। मेटल जो हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं, या तो मेटल मीडियम रिएक्टिविटी वाले होंगे या फिर मेटल लो रिएक्टिविटी वाले होंगे। ठीक है, जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं उनको हम किससे सोल्व करते हैं? उनको किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस से करके। और इलेक्ट्रोलिसिस किसमें होगी? मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है अभी आगे आ जाएगा। और फाइनली हमें एक प्योर मेटल मिल जाता है। बात करें लो रिएक्टिविटी की, तो ऐसे मेटल ज्यादातर सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे मरकरी सल्फाइड हो गया। ठीक है, इनको क्या करना होता है? रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब इनको हमें हीट करना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ फुल ऑक्सीजन। ठीक है, रोस्ट करना क्या होता है? वो वाला नहीं जो कैरिमिनाटी वाला है, रोस्ट करना होता है भुन डालना। ठीक है, तो जला देना अच्छे से, तो पूरी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीटअप किया जाता है, देन मेटल हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाता है और फिर उस मेटल को हम रिफाइन करके प्योर बना लेते हैं। ठीक है, अब बात हुई मीडियम रिएक्टिविटी की, तो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर कार्बोनेट की फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन यूज करते हैं। कैल्सिनेशन का मतलब क्या है? कैल्सिनेशन में क्या होता है? हीट तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड होता है। क्या होता है? लिमिटेड होता है। ठीक है, कंट्रोल किया जाता है ऑक्सीजन की क्वांटिटी को। तो फिर उसके बाद मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड बनने के बाद रिडक्शन कर दो, रिडक्शन कर दोगे तो ऑक्सीजन तो हट जाएगा, क्या मिल जाएगा? मेटल। फिर उस मेटल को फाइनली प्योरीफाई कर लेते हैं।
और अगर सल्फाइड फॉर्म है तो सल्फाइड फॉर्म का हम वही तरीका अपनाएंगे जैसे हमने इसमें लो रिएक्टिविटी वाले में करा था, रोस्टिंग करेंगे, फुल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड बनेगा, रिडक्शन कर देंगे, ऑक्सीजन हट जाएगा और फाइनली प्योरीफाई कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। जो भी ओर्स आपके निकाले जाते हैं अर्थ क्रस्ट में से, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे मिट्टी, सैंड, रेत, इन्हें हम गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग। ये इम्प्योरिटीज़ हटानी पड़ती है इससे पहले कि हम एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करें। ये जो प्रोसेस होता है गैंग को रिमूव करने का ओर से, वो अलग अलग होता है। ठीक है, और अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है अकॉर्डिंगली जैसा भी मेटल होता है या जैसा भी जो है गैंग होता है। ठीक है, अब देखो जो पढ़ाया, मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में अनरिएक्टिव होते हैं, ऑक्साइड जो इन मेटल के हम डायरेक्टली हीटिंग से ही ठीक कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मेटल मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मरकरी सल्फाइड है। ठीक है, जब इसको हवा में हीट किया जाता है तो पहले मरकरी ऑक्साइड बन जाता है, फिर मरकरी ऑक्साइड को हम रिड्यूस करके मरकरी क्रिएट कर सकते हैं। देखो मरकरी सल्फाइड, रोस्टिंग कर रहे हैं, इसकी हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मरकरी सल्फाइड बना, फिर इस मरकरी सल्फाइड को दोबारा हीट करा तो मरकरी आ गया हमारे पास। सिंपल तरीका है। ऐसी कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मिडल मिडल वाली सीरीज के बारे में बात करते हैं। मेटल जो है मिडल एक्टिविटी में होते हैं, जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। ठीक है, ये मॉडरेट होते हैं रिएक्टिविटी में, और ऐसे में सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाते हैं, और इसलिए पहले उनको रिडक्शन भी करना पड़ता है। तो रिडक्शन करने के लिए हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होती है मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। देखो जैसे यहाँ पे जिंक सल्फाइड है। ठीक है, सल्फाइड की फॉर्म में है तो रोस्टिंग होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड मिला। ठीक है, फिर जिंक ऑक्साइड को जो है हम रिडक्शन कर देते हैं, कार्बन, इस कार्बन को हम कोक बोलते हैं, इसकी हेल्प से जो क्या है रिडक्शन हो जाता है और जिंक मेटल आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स। कई बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम यूज कर सकते हैं कार्बन का इस्तेमाल ना करके। ठीक है, जैसे सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के लिए। क्लियर, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं और ऑक्सीजन को हटा देंगे, मतलब मेटल को हटा देंगे और खुद ऑक्सीजन के साथ लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे एक देखो यहाँ पर एक रिएक्शन देख रखी है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को हीट किया जाता है एल्यूमिनियम पाउडर से, तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस होती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम, मैग्नीज मेटल बन गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया और हीट निकलती है। ये रिएक्शन बड़ी एक्सोथर्मिक होती है। जो हीट इसके अंदर निकलती है वो इतनी ज्यादा होती है कि जो मेटल बनता है ना वो हमारा मोल्टन स्टेट में आता है। जो मैग्नीज बनेगा ना तो वो मोल्टन फॉर्म में होगा। ठीक है, इसी तरीके से रिएक्शन जो है आयरन ऑक्साइड की अगर एल्यूमिनियम से की जाती है तो वो उसमें भी हीट निकलती है और हीट से वो मोल्टन फॉर्म में निकलता है आयरन, जो हम रेलवे ट्रैक्स में जो मशीन वगैरह पार्ट्स वगैरह में क्रैक आ जाती है ना उनको भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। देखो आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम लिया सॉलिड फॉर्म में, तो आयरन मोल्टन स्टेट में मिलता है और ये मोल्टन स्टेट क्या कर सकती है, उन क्रैक्स को भर सकती है। यहाँ पर देखो थर्मिट प्रोसेस दिखा रखी है फोटो में आपको, है ना। ये चाइनीज अंकल जो है कुछ कर रहे हैं, मतलब जो दरारें आई हुई है ना उनको इस प्रोसेस से भर रहे हैं। अब बात करते हैं टॉप एक्टिविटी सीरीज पे जो होते हैं वो बड़े रिएक्टिव होते हैं, उनको हम डायरेक्टली हीटिंग से या कार्बन से रिडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन से ज़्यादा जुड़ाव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन के। ये मेटल जो ऑब्टेन होते हैं ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से होते हैं। ठीक है, तो जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब इलेक्ट्रोलिसिस से आते हैं मोल्टन क्लोराइड की फॉर्म में। मेटल जो डिपॉजिट होता है कैथोड पे होता है और क्लोरीन जो है आपके एनोड पे यानी कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे निकल जाती है। रिएक्शन क्या होती है, कैथोड, देखो कैथोड यहाँ पर दे रखी है रोड, और ये है एनोड। एनोड आपकी पॉजिटिवली से कनेक्ट होती है बैटरी के, और कैथोड होती है बैटरी के नेगेटिव साइड से। ठीक है, कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है, सोडियम प्लस जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम मेटल बन जाता है, खत्म। और एनोड पे क्लोरीन क्या होता है, माइनस क्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, इस तरीके से हम एल्यूमिनियम को ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर बहुत सारे मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेटल जो होते हैं ना रिडक्शन प्रोसेस से जो आते हैं वो ज़्यादा प्योर नहीं होते हैं, उनमें इंप्योरिटीज होती हैं जिनको हमें रिमूव करना अभी भी जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं, कई सारे मेटल जैसे कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इनको हम इलेक्ट्रोलिटिकली ही रिफाइन करते हैं। इम्प्योर जो मेटल होता है ना उसको हम एनोड की जगह लगा देते हैं, और एक पतली सी प्योर मेटल की जो स्ट्रिप है वो कैथोड पे लगा दी जाती है, और एक सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है मेटल सोल्ट का इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। यहाँ पर देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका इम्प्योर मेटल, और यहाँ पर क्या आएगा आपका प्योर मेटल आ जाएगा। और ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन किसका होता है, आपके एक प्योर मेटल का होता है। जो सोल्ट होगा ना मेटल जो भी होगा, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का सोल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कॉपर है तो कॉपर का सोल्ट, जैसे कॉपर सल्फेट डाल दिया है ना। तो अपैरेटस आपको दिखा रखा है, करंट जब इसमें से पास किया जाता है तो होता क्या है भैया, जो प्योर मेटल होता है एनोड की तरफ, ठीक है, वो डिसोल्व होना स्टार्ट होता है लिक्विड के अंदर, और उतना ही प्योर क्या होता है, उतना ही प्योर मेटल जो है इलेक्ट्रोलाइट से डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है कैथोड पर। ठीक है, और जो इंप्योरिटीज होती है वो सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठना स्टार्ट कर देती है। इसे हम एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड मड। ध्यान से समझना हुआ क्या यहाँ पर, एक ऐसा सेटअप था ना, अब क्या हुआ, हाँ ये पिघलना स्टार्ट हो रहा है प्योर मेटल, और ये पिघलना स्टार्ट होता है तो इसमें गंदगी और प्योर दोनों आएंगे। ठीक है, अब ये प्योर तो क्या होता है इसके ऊपर, प्योर मेटल के ऊपर चिपकना चालू कर देता है, और जो गंदगी होती है ना वो नीचे जमा होना स्टार्ट हो जाती है, उसे हम एनोड मड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। लास्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। कोरोजन हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है, और मेटल ऑक्साइड जो है मेटल को कोरोड बना देता है, खराब कर देता है उसको। ठीक है, तो इसको हम किससे रोक सकते हैं, वही पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, ये सब पढ़ के आ चुके हैं, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, एलॉय बनाकर।
गैल्वेनाइजेशन एक मेथड होता है जिसमें स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर एक कोटिंग लेयर चढ़ा दी जाती है जिंक की, ठीक है, और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का जंग लगने नहीं देता। अगर ये कोटिंग कहीं से टूट भी जाती है ना तो तब भी जंग नहीं लगता, अगर जरा सा भी हमारा जिंक उसके ऊपर मौजूद है तो वो रस्टिंग होने नहीं देगा, ठीक है। एलोइंग क्या है? एलोइंग एक अच्छा मेथड है जिसमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज को और बेहतर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आयरन सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल है, बट लेकिन हम उसको प्योर स्टेट में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि प्योर आयरन बहुत सॉफ्ट होता है और इजीली स्ट्रेच हो जाता है, खिंच जाता है जब गर्म किया जाता है तो। बट लेकिन अगर मैं उसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट कार्बन का डाल देता हूँ तो बहुत ज्यादा हार्ड बन जाता है और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसी तरीके से जब आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो हमें स्टील मिल जाती है जो हार्ड भी है और जंग भी नहीं लगता। अगर आयरन को मिक्स किया जाए और दूसरे सब्सटेंस से तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जो प्रॉपर्टीज है किसी भी मेटल की हम चेंज कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। अब जो ऐड किया जाता है इन मेटल में वो खुद एक मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। एलॉय क्या होता है? एलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल होते हैं या फिर मेटल या नॉन मेटल होता है। पहले हम क्या करते हैं, मेन जो प्राइमरी मेटल होता है उसको पिघलाते हैं और उसमें दूसरी एलिमेंट को हम उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से ऐड कर देते हैं, फिर दोनों को ठंडा कर देते हैं और ठंडा करने के बाद जो है हमारा एलॉय तैयार हो जाता है, ठीक है। अगर एक मेटल जो है मरकरी है और दूसरा कुछ भी हो तो उसे हम एमलगम बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो है एलॉय का वो प्योर मेटल के कंपैरिजन में कम होता है। जैसे ब्रास समझते, ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक का, पेपर में आ सकता है। एंड ब्रोंज एलॉय है कॉपर एंड टिन का। ये अच्छे कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कॉपर तो आपको पता ही है इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे एक सोल्डर एक एलॉय है लेड और टीन का। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है बहुत कम होता है और इलेक्ट्रिकल वायर्स को वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं प्योर गोल्ड की। प्योर गोल्ड में आपने कैरेट वगैरह के बारे में तो सुना होगा। 24 कैरेट का मतलब होता है 24 ग्राम गोल्ड में पूरे का पूरा 24 ग्राम गोल्ड ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं 22 कैरेट की तो 22 कैरेट का मतलब क्या होता है कि अगर 24 ग्राम मैं गोल्ड खरीदूंगा 22 कैरेट का तो उसके अंदर तो उसमें 2 ग्राम जो है आपकी मिक्सिंग होती है कॉपर की। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 18 कैरेट की तो हमेशा 24 का टारगेट लेना है। तो 24 ग्राम गोल्ड खरीदा हमने, उस 24 ग्राम गोल्ड के अंदर आपका 6 ग्राम कॉपर मिलेगा और बाकी 18 ग्राम गोल्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है कैरेट का हिसाब। तो आपको समझ गए होंगे कि किस तरीके से कैरेट का हिसाब हुआ करता है, ठीक है। एक यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है, आयरन पिलर जो कुतुब मीनार के पास में दिल्ली में वो 1600 साल से भी पुराना है, जो आयरन वर्कर्स द्वारा बनाया गया था। एक प्रोसेस थी जिसमें आयरन को रस्टिंग होने से बचाया जाता था उस टाइम पर। इसकी क्वालिटी जो है ये है कि वो रस्ट रेजिस्टेंस है, इसमें कभी भी जंग नहीं लगता है, ठीक है। और द आयरन पिलर जो है 8 मीटर की ऊंचाई है इसकी और 6 टन से भी ज़्यादा इसका वजन है। तो देख रहे हो कितना इस्तेमाल हो सकता था वजन, मतलब 8 मीटर के अंदर इतना ज़्यादा वजन आ गया लोहे में, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो। प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपका कुछ नहीं जाता है, बस एक बटन दबाना होता है और कमेंट करना होता है। हार्डली 5 से 10 सेकंड लगते हैं। तो प्लीज़ प्रमोट करो हमारे चैनल को और लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।